तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जाने अनजाने में ही राघव ने सेनापति और उसके पुत्र से बैर मोल ले लिया है। पर अब देखना यह है कि सेनापति और उसके पुत्र द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र में से राघव खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाता है और विपुल को इस प्रतियोगिता में हराकर प्रथम स्थान पर पहुंच पाता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 27। मेरे परिवार के बारे में सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तलवारबाजी वाला योद्धा का भूत मेरे दिमाग में से एक पल में ही उतर गया था। मेरी स्थिति देखकर प्रकाश मुस्कुराते हुए बोला, राघव, तुम्हें अपने परिवार के बारे में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे आने वाले खतरे का अंदेशा मुझे पहले ही हो गया था। इसलिए मैंने तुम्हारे माँ और पिताजी को पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है और यहाँ इतने सारे सिपाहियों के रहते वो तुम्हें भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अब तुम बेफिक्र होकर कल की लड़ाई की तैयारी करो। तभी मैंने उन सिपाहियों की तरफ शंका भरी नजरों से देखते हुए प्रकाश से कहा, लेकिन प्रकाश भैया, क्या ये सारे सिपाही सेनापति के अधीन नहीं है? नहीं, यहाँ तैनात ये सारे सिपाही सेनापति के अधीन नहीं, बल्कि ये सारे महामंत्री जी के अधीन है और उनके ही आदेश से ये सब यहाँ तुम्हें सुरक्षा देने आए हैं, प्रकाश ने बताया। तब मैंने फिर से पूछा, प्रकाश भैया, कल की अंतिम मुकाबले से पहले मैं एक बार अपने माँ और पिताजी से मिलना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? तो उसने कहा, ठीक है, तुम चुपचाप मेरे पीछे आओ। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगा। उसके साथ चलते हुए मैंने देखा कि वो रास्ता विश्राम गृह का नहीं था। कुछ देर चलने के बाद हम लोग एक हवेली नुमा कोठी के सामने पहुंच गए। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, अंदर का दृश्य देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने देखा मेरे माँ और पिताजी मेरी राह देख रहे थे। मुझे देखकर उन्हें भी बहुत खुशी हो रही थी, पर फिर भी एक अनजाना सा डर उनके चेहरे पर मैं साफ देख पा रहा था। तभी महामंत्री जी वहां आ गए और आते ही वो मुझसे कहने लगे, कैसे हो राघव? तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आने वाले खतरे के बारे में जानकर मैं खुद को बड़ा ही असहाय महसूस कर रहा था। तभी महामंत्री जी मेरे पास आ गए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वो बोले, राघव, तुम अपने परिवार की चिंता बिल्कुल मत करो। उनकी सुरक्षा का जिम्मा अब मेरा है। तुम्हें अब सिर्फ एक ही काम करना है और वो ये है कि कल की लड़ाई में तुम्हें उस सेनापति के पुत्र को हराना है और उसकी दहशत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। महामंत्री जी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे और मैं भी पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। तभी मैंने हकलाते हुए कहा, जी महामंत्री जी, पर अगर मैं हार गया तो इस पर वो कहने लगे, बेटा राघव, अगर कल तुम हार गए तो वो लोग तुम्हें तुरंत मार देंगे और बाद में शायद तुम्हारे माँ बाप को भी। इतना कहकर उन्होंने दोबारा मेरे कंधे को थपथपाया और वहां से चले गए। मैं अवाक सा उन्हें बस जाते हुए देख रहा था। शायद इस साल मैं ही प्रथम स्थान पर आऊं, यही भोलेनाथ की इच्छा है। ये सोचकर मैं अभ्यास करने हेतु उद्यान की ओर बढ़ गया। करीब 2 घंटे तक मैं लगातार तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। 2 घंटे पश्चात जैसे ही मैं विश्राम हेतु रुका कि तभी तालियों की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने तालियों की आवाज का पीछा करते हुए अपनी नजरें घुमाई तो मैंने पाया कि वो एक सुंदर सी लड़की थी। गोरा गोरा रंग, लंबे घने बाल, हिरनी सी सुंदर आंखें। ऐसा लग रहा था मानो मेरे लिए वक्त थम सा गया था। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। मैं बस उसकी प्यारी सी आंखों में खो सा गया था। तभी वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, राघव, मेरा नाम जानवी है और मैं महामंत्री जी की बेटी हूँ। मैं तुमसे मिलने कोठी में गई थी, पर वहाँ तुम्हारी माँ से मुझे ये पता चला कि तुम यहाँ अभ्यास कर रहे हो, तो मैं सीधा यहाँ चली आई। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी तलवारबाजी के पैतरे देखे। तुम्हारे पैतरे देख मैं तो हैरान रह गई। वैसे तलवारबाजी तो मुझे भी आती है, पर जिन पैतरों का अभ्यास तुम कर रहे थे उनके बारे में मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना।
सचमुच तुम्हारी तलवारबाजी अद्भुत है। इतना कहकर वो बस एक टक मुझे निहारती रही। उसके मुख से मेरी प्रशंसा सुनकर मैं तो गदगद हो गया था। इतनी सुंदर कोई लड़की मेरे इतने करीब खड़ी होकर मेरी तारीफ कर रही थी। ये सब मुझे एक सपने की तरह लग रहा था। पर यह सच में कोई सपना है या हकीकत, इसका पता लगाने के लिए मैंने खुद को जोर से एक चिमटी काटी। लेकिन उस समय मुझे बहुत दर्द हुआ था। यानी ये हकीकत थी, जानवी सचमुच मेरे सामने खड़ी होकर मेरी तारीफ कर रही थी। फिर बात को बदलते हुए मैंने कहा, जानवी जी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जानवी का चेहरा, जो अब तक किसी खिले हुए गुलाब की तरह दिख रहा था, अचानक से मुरझा गया। किसी गंभीर सोच की काली छाया उसके मुख पर दिखने लगी। ये देख मैं गंभीर हो गया। जानवी जी, क्या कोई गंभीर बात है? मैंने पूछा, पर इस पर जवाब देने के बजाय वो नीचे जमीन की ओर देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो बोलने के लिए साहस जुटा रही हो। तभी अचानक से उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, राघव, क्या तुम अभी के अभी मुझसे शादी कर सकते हो? मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पिताजी से कहकर सारी तैयारियां करवा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे धक्का सा लग गया। मैं हैरान हो गया था और साथ ही खुश भी। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि उस समय मेरी स्थिति क्या थी। अरे कोई सपना भी इतना सुंदर नहीं हो सकता था। अपने मन में चल रही उछल कूद को शांत करते हुए मैंने उससे कहा, जानवी जी, क्या बात है? इस पर वो चिढ़ते हुए बोली, देखो, तुम्हें मेरे नाम के पीछे जी वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे सिर्फ जानवी कहकर भी पुकार सकते हो। तो फिर मैंने कहा, ठीक है जानवी जी, मेरा मतलब जानवी, बताओ क्या बात है? मुझे विस्तार से बताओ, क्या कोई परेशानी है? इस पर वो उत्तर देने के बजाय फिर से नीचे की ओर देखती रही। तब मैंने उससे कहा, जानवी, दुनिया में ऐसा कौन सा लड़का होगा जो तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा? अगर सच में तुम्हारी शादी मुझसे होती है तो मैं तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। पर तुम जानती हो, कल मेरा विपुल के साथ अंतिम मुकाबला है और उस समय मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। शायद मैं हार भी सकता हूँ या शायद मर भी। फिर आज तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर सकता हूँ? तभी बड़े ही दुखद स्वर में जानवी कहने लगी, राघव, कल के मुकाबले में अगर तुम मर भी जाते हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी विधवा बनकर रहना पसंद करूंगी। पर अगर मेरा विवाह उस विपुल से हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पर तुम विपुल से शादी क्यों करोगी? कौन है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है? तुम तो महामंत्री जी की बेटी हो, फिर किसकी मजाल है जो तुमसे जबरदस्ती कर सकता है? मैंने पूछा। इस पर वो कहने लगी, राघव, आज से करीब 6 साल पहले की बात है। सेनापति निशुंभ और उसका पुत्र विपुल दोनों गुरु दानिश के आश्रम में आए थे। सेनापति चाहते थे कि गुरु दानिश उनके पुत्र को तलवारबाजी के कुछ नए सूत्र सिखाए। मैं भी उस समय आश्रम में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उस समय विपुल मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे कितनी देर से देख रहा था, पर जब मेरी नजर उस पर गई तो उसकी आंखों में एक तरह की हवस मुझे दिखाई पड़ी। मैं गुस्से से वहां से जाने लगी। तभी वो मेरे पास आया और कहने लगा, अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो? क्या तुम महर्षि की पुत्री हो? मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से और आगे बढ़ती रही, पर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मेरे पीछे चलते चलते वो कहने लगा, अरे सुनो तो सुंदरी, तुम मेरे मन को भा गई हो। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? मैं सेनापति का पुत्र हूँ, इसलिए दुनिया की हर सुख सुविधा मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम सिर्फ एक बार हाँ बोलो। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं लगभग वहां से भागने लगी। वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। तभी गुरुजी की नजर हम पर पड़ी। गुरुजी जान गए कि विपुल मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो गुरुजी के पहले सेनापति जी की नजर हम पर पहले पड़ी थी, पर उनकी नजर में शायद ये सामान्य बात थी। पर विपुल की इस तरह की हरकत पर
गुरुजी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था। वो लगभग दहाड़ते हुए बोले, सेनापति, अभी के अभी तुम अपने पुत्र को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी योग शक्ति से उसे अभी भस्म कर दूंगा। गुरुजी का क्रोध देखकर सेनापति घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को आवाज लगाई और पैर पटकते हुए दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी गुरुजी अस्वस्थ लग रहे थे। मुझे लेकर वो तुरंत महल में आ गए और सारी बातें पिताजी को बता दी। पिताजी ने तुरंत दूध भेजकर सेनापति को बुला लिया। कक्ष में प्रवेश करते ही वो कहने लगे, महामहिम की जय हो। महामहिम, आपने मुझे याद किया। सेनापति की बातों में कटाक्ष था और आंखों में कुटिलता। सेनापति, आपके बेटे ने हमारी बिटिया के साथ बदतमीजी की, इस पर आपका क्या कहना है? पिताजी के आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी सेनापति ने कुटिलता भरे लहजे में कहा, अरे अरे महोदय, आप बिल्कुल गुस्सा ना करें। असल बात तो यह है कि विपुल ने आपकी बेटी के साथ जो किया उसे बदतमीजी नहीं बल्कि प्रेम कहते हैं। वो आपकी बेटी से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसमें गलत क्या है? इस पर तो पिताजी लगभग चिल्लाते हुए बोले, सेनापति, आपका लड़का किस तरह का लफंगेबाज है, क्या ये हमें आपको बताना पड़ेगा? तुम्हारे लड़के से उसकी शादी करने के बजाय मैं अपनी लड़की को जिंदगी भर कुंवारी रखना पसंद करूंगा। तभी सेनापति ने कहा, महामहिम, आप पहले तो अपना गुस्सा थूक दीजिए और मेरी बात को ध्यान से शांति से सुनिए। अगर कोई जवान लड़का किसी लड़की के पीछे लगता है तो ये तो प्रकृति का नियम है। इसमें लफंगेबाज जैसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात तो यह है कि पूरे क्षितिजपुर नगर में हमारे खानदान से बढ़कर कोई भी दूसरा खानदान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों खानदानों की भलाई के लिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस शादी के लिए आप भी मान जाइए। सेनापति के बातों में कुटिलता थी। तो दोस्तों, क्या महामंत्री सेनापति की बात सुनकर अपनी बेटी की शादी विपुल के साथ करने के लिए राजी होंगे या इन सब से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता अपनाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।